हम 7th यूनिट को रिवाइज कर रहे हैं और आज हम इसके पार्ट 3 में टॉपिक करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक आपका पूछा गया है इफ़ेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। तो बच्चों पहले हम करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है। अपनी बॉडी में जितने भी सिस्टम हैं उनमें से एक सिस्टम है कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। जहाँ पे भी बच्चों कार्डियो वर्ड आए, कार्डियो, तो वहाँ पे मैंने पहले भी बताया है कि कार्डियो वर्ड हार्ट को डिनोट करता है। हार्ट इसका मतलब होता है हार्ट। कहीं पे भी कार्डियो वर्ड आए, कार्डी आए या कार्डियो आए, तो आप वहाँ से ये समझेंगे कि ये हार्ट है। हार्ट के बारे में वहाँ पे बातें होती हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये रेस्पिरेशन यहाँ पे अपने फेफड़ों, अपने लंग्स से रिलेटेड है। तो जहाँ पे भी वर्ड आएगा रेस्पिरेटरी, या इसकी जगह पे पल्मोनरी भी आ सकता था। जो पल्मोनरी वर्ड होता है वो लंग्स के लिए होता है। आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे, इसमें एक व्यक्ति एक्सरसाइज कर रहा है, एक डायग्राम है और साथ में कुछ लिखा हुआ भी है। इसमें स्ट्रोक वॉल्यूम लिखा हुआ है, कार्डियक आउटपुट लिखा हुआ है, एलवी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम लिखा हुआ है। तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। नीचे हार्ट रेट वेरिएबिलिटी लिखी है, रेस्टिंग हार्ट रेट लिखी है। इस डायग्राम में भी आप देख पा रहे होंगे कि इसमें ब्लड वेसल्स भी दिखाए गए हैं और एक इस्चमिक इंजरीज बताई गई है जो हार्ट से रिलेटेड है, जो हार्ट अटैक से रिलेटेड है। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में विद डायग्राम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले एक बार आप देखो, आपका टॉपिक है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। बच्चों फर्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया है डिक्रीज इन बेसिक हार्ट रेट। बेसिक हार्ट रेट क्या होती है ये देखने की बात है। बेसिक हार्ट रेट होती है जब आप बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में होते हैं, बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में होते हो। यानी कि जब आप सोकर 7-8 घंटे सो के सुबह के टाइम उठते हो, वो बेसिक हार्ट रेट होती है आपकी। उस टाइम पर अगर हार्ट रेट आप चेक करोगे, सबसे लोएस्ट हार्ट रेट वो मिलेगी। नॉर्मल जो हार्ट रेट मानी गई है हमारी 72 बीट पर मिनट मानी गई है मेल की, और फीमेल की 6 ज़्यादा मानी गई है, क्योंकि हार्ट थोड़ा छोटा होता है और उसको सप्लाई करने में, बॉडी के कंपैरिजन में हार्ट छोटा होता है, सप्लाई करने में टाइम लगता है उसको, तो ज़्यादा बार उसको बीट करना पड़ता है। यानी कि ब्लड उसके अंदर वॉल्यूम कम आता है, कार्डियक आउटपुट कम है, तो उसको ज़्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं। इसलिए 72 की बजाय 78 बीट के आसपास उनकी एवरेज होती है। और एक जो भी व्यक्ति जितना ज़्यादा फिट होगा उसका हार्ट उतना ही ज़्यादा फिट होगा और उसकी जो हार्ट रेट है, बेसिक हार्ट रेट है, वो उतनी ही कम होगी। अगर आप इंटरनेशनल एथलीट की बात करें तो अगर किसी नॉर्मल व्यक्ति का 72 बीट पर मिनट है, 72 बीट पर मिनट है, तो इंटरनेशनल जो एथलीट होते हैं उनका लगभग 36, 38 या 40 बीट पर मिनट मिल जाता है। उनका हार्ट इतना ज़्यादा एफिशिएंट होता है और इतना बड़ा साइज हो जाता है उनका एक्सरसाइज से कि उसके अंदर ब्लड बहुत ज़्यादा आता है। यानी कि वो कम टाइम बीट करने पर ही अपना काम कंप्लीट कर देता है। तो जो बेसिक हार्ट रेट है, हीट लिखा हुआ है इसमें बच्चों, इसको हार्ट आप कन्वर्ट कर लेना इसको। बेसिक हार्ट रेट उसकी डिक्रीज हो जाती है। आप ये मान के चलो कि 72 से आपकी जितनी हार्ट रेट कम है, आपका हार्ट उतना ही ज़्यादा फिट है। नंबर 2 पे है इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ हार्ट रेट। हार्ट रेट की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इस एफिशिएंसी में बहुत सी चीज़ें आती हैं जो आगे ही पॉइंट्स में दी गई हैं। इसमें कार्डियक वॉल्यूम भी आता है, कार्डियक आउटपुट आती है, इसमें बीट आती है। तो इसकी एफिशिएंसी कई पॉइंट्स में डिनोट करनी है, वो आगे आएगी। थर्ड पॉइंट है इंक्रीज इन हार्ट साइज एंड वेट। इसमें बच्चों एक डायग्राम देखो, इंक्रीज द हार्ट साइज एंड वेट। जब हार्ट का साइज इंक्रीज होता है, इस डायग्राम में आप देखना, एक ये लेफ्ट साइड में दिया हुआ है, लेफ्ट वेंट्रिकल जहाँ पे लिखा है, नीचे राइट वेंट्रिकल लिखा है। लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में आप देख पा रहे होंगे मसल है, हार्ट का मसल है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल के राइट साइड में भी है। और आप दूसरे डायग्राम में देखना, जहाँ पे हाइपरट्रोफिक लेफ्ट वेंट्रिकल लिखा हुआ है राइट साइड में नीचे,
हाइपरट्रोफिक लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो ये मसल है मायोकार्डियम, हार्ट का मसल है, इसकी हाइपरट्रोफी हो जाती है। जो आपका ये पॉइंट है इंक्रीज द हार्ट साइज एंड वेट, तो ये साइज यहाँ से बढ़ता है। जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट चैम्बर है हार्ट का, जो ब्लड को इजेक्ट करता है, ब्लड को पंप करता है बॉडी की तरफ, तो इसका हार्ट का साइज बढ़ जाता है, इसका हार्ट का मसल हाइपरट्रोफी हो जाता है। बच्चों हाइपरट्रोफी का मतलब होता है साइज का बढ़ जाना, और हाइपोट्रोफी जहाँ पे वर्ड आता है हाइपो, हाइपो का मतलब होता है कम होना या कमी हो जाना। तो हाइपरट्रोफिक लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी हो जाती है, मसल बड़ा हो जाता है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं आपका बाइसेप्स मसल बड़ा हो जाता है, तो उसको बोलेंगे कि बाइसेप्स मसल की हाइपरट्रोफी हो गई है। तो हाइपरट्रोफी का मतलब है मसल का साइज बढ़ जाना। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि जो लेफ्ट चैम्बर है उसका मसल काफ़ी ज़्यादा थिक हो गया है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई है। जब ये एक्सटेंड होगा, अपने अंदर ब्लड को सक करेगा, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड फिल होगा और उसी बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ ही ये इजेक्ट कर पाएगा। इसके बाद जो आपका फोर्थ टॉपिक है, आप देखो बच्चों, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। बच्चों कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ये वर्ड बार बार आएगा। जो कार्डियक आउटपुट होता है या स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, आप लेफ्ट वेंट्रिकल देख पा रहे होंगे दोनों पिक्चर में, लेफ्ट वेंट्रिकल जहाँ पे रेड मार्क किया हुआ पूरा ब्लड है, उसके अंदर रेड जो ब्लड है वो बच्चों डिनोट करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। और जो राइट वेंट्रिकल की तरफ ये दिया हुआ है, ये बच्चों पोजीशन आपको देखने में लगेगी कि जो राइट साइड है उसमें लेफ्ट लिखा हुआ है, जो लेफ्ट है उसमें राइट लिखा हुआ है। ये बच्चों कोई भी इंसान जब अब हमारी तरफ फेस करके खड़ा होता है, ये उसका लेफ्ट है, यानी कि जो ये हार्ट है ये हार्ट का लेफ्ट है, ना कि हमारा इसके अपोजिट होगा। तो आपको डिनोट भी ऐसे ही करना है, लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल। तो जो राइट है यानी कि हमारे लेफ्ट साइड में है, उसमें ब्लू कलर दिया हुआ है, ब्लू कलर डिनोट करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल में रेड कलर में आपको ब्लड दिखाया गया है, ये आपका एक बार जो मिट्रल वाल्व लिखा हुआ ऊपर आप देख पा रहे होंगे, बीच में एक ओर्टिक वाल्व है जो ओर्टा आर्टरीज के बिल्कुल सिरे पे होता है, एक मिट्रल वाल्व है, मिट्रल, इसको बाइकस्पिड वाल्व भी बोलते हैं, बाइकस्पिड। और इसके अपोजिट राइट एट्रियम के पास ट्राइकस्पिड वाल्व लिखा हुआ है। बच्चों ट्राइकस्पिड, कस्प होते हैं फ्लैप्स, फ्लैप्स होते हैं, और ट्राई का मतलब होता है 3, और जो मिट्रल वाल्व है इसको बाइकस्पिड बोलते हैं, बाई का मतलब होता है 2, कस्पिड कस्प होते हैं फ्लैप्स। यानी कि जो ये फ्लैप्स होते हैं इनका एक काम है, या आप ये मानो कि हार्ट में जितने भी वाल्व हैं, पूरी बॉडी में जितने भी वाल्व हैं, उनका एक ही काम है कि ब्लड को वन वे डायरेक्शन प्रदान करना, वन वे डायरेक्शन, वन वे फ्लो डायरेक्शन प्रोवाइड करवाना। यानी कि ब्लड अगर एक बार आगे चला गया तो वो वापस नहीं आएगा, ये फ्लैप्स का काम है, यानी कि वाल्व्स का काम है कि उस ब्लड को वापस आने से रोके, ये वाल्व का काम होता है। तो जो ये मीट्रिक वाल्व है ये इससे ऊपर अलग चैम्बर है, वो है लेफ्ट एट्रियम, ऊपर लिखा हुआ है लेफ्ट एट्रियम, और जो नीचे है वो लेफ्ट वेंट्रिकल है। बच्चों मैं इन वर्डों का थोड़ा सा आपको अर्थ भी बता देता हूँ, मीनिंग बता देता हूँ। जो ऊपर वाला चैम्बर है एट्रियम, एट्रियम ऊपर वाले दोनों चैम्बर एट्रियम है, एक लेफ्ट एट्रियम एक राइट एट्रियम। एट्रियम का मतलब होता है एंट्री वे, एट्रियम का मतलब, एट्रियम जो वर्ड है लैटिन भाषा में इसको एंट्री वे के नाम से एट्रियम पड़ा है, यानी कि खून के हार्ट के अंदर एंट्री करने का रास्ता है ये। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल नीचे की तरफ है, वेंट्रिकल वर्ड का मतलब होता है अंडर साइड, नीचे की तरफ, अंडर साइड उसका मतलब वेंट्रिकल होता है। तो इससे इसके नाम पड़े हैं मिट्रल वाल्व। मिट्रल वाल्व से नीचे जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, टोटल ऑर्टिक वाल्व से नीचे, मिट्रल वाल्व से नीचे जो रेड कलर में बच जाता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल है। एक बार में ये कितना ब्लड, एक बार में कितना ब्लड ये इजेक्ट कर देता है बॉडी में,
अपने अंदर फिलअप करने के बाद एक बार में कितना ब्लड इजेक्ट कर देता है, वो कार्डियक वॉल्यूम है। वो कार्डियक वॉल्यूम है, मान के चलो 70 ml करता है, और अगर आप एक्सरसाइज करने लग जाते हो तो ये बढ़ जाता है फिर एक बार में 80 ml, 100 ml। और जब आप एक्सरसाइज करते हो, एक्सरसाइज के ड्यूरिंग जब आप एक्सरसाइज करते हो, जो इंटरनेशनल एथलीट होते हैं, एक बार में 200 ml तक इजेक्ट कर देता है। एक बार में 200 ml एक बीट के साथ। एक बीट जब आप सुनते हो हार्ट की जो बीट की साउंड आती है वो दो आती है, एक लब, एक का नाम लब है LUB, एक का नाम डब है DUB। एक थोड़ी सी कम होती है, एक ज़्यादा होती है। वो जो ये वाल्व हैं इनकी ध्वनि होती है। जब ये वाल्व खुलते हैं और बंद होते हैं, जैसे मेट्रिक वाल्व है, ऑर्टिक वाल्व है, वो इनकी साउंड होती है जो हार्ट की हमें बीट बाहर सुनाई देती है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल एक बार में, एक बीट में जितना ब्लड इजेक्ट करता है वो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। और साथ में इसमें इसी पॉइंट में दिया हुआ है कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट को आप मल्टीप्लाई करोगे जितना एक मिनट में होगा, यानी कि एक बीट में 70 ml हमने माना कि नॉर्मल 70 ml होता है, और मान के चलो बीट हैं पर मिनट 72, नॉर्मल एवरेज हम ले लेते हैं। 72 बार हार्ट धड़कता है, तो आप 70 को 72 से गुणा करो तो ये लगभग एक मिनट में 5 लीटर के आसपास आ जाएगा। एक मिनट में लगभग 5 लीटर के आसपास ब्लड हार्ट बॉडी में सप्लाई कर देता है। बॉडी से ही लेता है लेफ्ट एट्रियम के जरिए और बॉडी को ही सप्लाई कर देता है। तो एक मिनट में 5 लीटर के आसपास की एवरेज इसकी बनती है। तो बच्चों जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो पर बीट का है। एक बीट में लेफ्ट वेंट्रिकल, आप हार्ट लिखोगे पूरा वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि हार्ट लंग्स के अंदर भी ब्लड सर्कुलेट करता है, लंग्स के अंदर, वो हम काउंट नहीं करते, वो स्ट्रोक वॉल्यूम में काउंट नहीं करते हम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम में काउंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें लेफ्ट वेंट्रिकल का लेना होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल एक बार में, एक बीट में कितना ब्लड पंप कर देता है। तो उसके बाद एक मिनट में कितना करेगा, यानी कि एक मिनट में जितनी बार उसने बीट किया, चाहे 72 बार किया हो, किसी का हार्ट बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है मान के चलो, तो हो सकता है एक बीट में वो 100 ml ब्लड को पंप कर दे, 100 ml ब्लड को इजेक्ट कर दे बॉडी में। और हो सकता है वो 50 बार ही बीट करे एक मिनट में, उसकी एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा हो, यानी कि बेसल जो हार्ट रेट है वो कम हो गई हो, तो वो 7 गुणा में 5, यानी कि इतना ब्लड, इतने ml ब्लड वो एक मिनट में ही 50 बार में ही वो सर्कुलेट कर देगा नॉर्मल। और जब इंटरनेशनल एथलीट एक्सरसाइज करता है तो आप उसका देखो, एक जो उसका स्ट्रोक वॉल्यूम बनता है एक बीट में 200 ml तक वो इजेक्ट कर देता है, और 200 ml तक इजेक्ट कर देता है, और साथ में एक मिनट में 200 बार वो बीट भी कर देता है। 200 बार धड़कन उसकी बढ़ जाती है, 200 तक चली जाती है, 200 बीट पर मिनट जो इंटरनेशनल एथलीट होते हैं। और जब वो स्प्रिंट लगा रहे होते हैं, स्प्रिंटिंग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, उनकी बीट है जो 200 बीट पर मिनट तक चली जाती है। तो उस हिसाब से अगर कैलकुलेट किया जाए 200 गुणा में 200, ये आपका 40,000 ml, यानी कि 40 लीटर ब्लड को वो एक मिनट में इजेक्ट कर देता है। तो ये कैलकुलेशन का मेथड है। इसके बाद बच्चों जो आपका 5th पॉइंट है, इंक्रीज नंबर ऑफ कैपिलरीज। 5th पॉइंट को ध्यान से देखो, इंक्रीज नंबर ऑफ कैपिलरीज। बच्चों ये देखने की बात है कि कैपिलरीज क्या होती है। आप देख रहे होंगे एक डायग्राम, आप देखो जहां से स्टार्टिंग से हार्ट में ये ऊपर ब्लड वेसल्स दिखाई गई हैं ब्लू कलर की और रेड, हार्ट के टॉप पे ब्लड वेसल्स दिखाई गई हैं, एक ब्लू कलर की एक रेड कलर की। तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं, एक तो ओर्टा है, एक वेन्स हैं, पल्मोनरी वेन्स इनको बोलते हैं। तो जो ओर्टा है वो हार्ट में से ब्लड को लेके जाएगी। बच्चों एक आर्टरी की डेफिनेशन है, आप कई बार इसको गलत पढ़ोगे, किसी बुक में आपके सामने आएगी ये बहुत बार, कि जो शुद्ध खून लेके जाए या शुद्ध की बजाय, उसमें एक और बहुत अच्छा वर्ड होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं वो ब्लड वेसल कौन से हैं, तो ऑप्शन में आपको मिलेगा आर्टरीज, जबकि ये सही नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेन्स भी कैरी करती हैं जब वो लंग्स में लेके जाती हैं।
और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेन्स तो कैरी करती हैं, लेकिन साथ में आर्टरीज भी कैरी करती हैं जब वो लंग्स में से वापस लेके आती हैं। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे या कहीं पे भी एग्जाम में आए तो ये देनी है, आर्टरीज वो होती हैं जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाए, अवे फ्रॉम हार्ट या टुवार्ड्स द बॉडी, जो ब्लड को हार्ट से लेके और बॉडी की तरफ लेके जाए, वो सारी आर्टरीज हैं, चाहे वो पल्मोनरी आर्टरीज हो दूसरी आर्टरीज हो। और जो बॉडी से वापस हार्ट की तरफ लेके आए वो सारी की सारी वेन्स हैं। बच्चों ये प्रॉपर डेफिनेशन है इसकी, तो आपने डेफिनेशन यही देनी है। अगर बाई चांस वो क्वेश्चन आ जाता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने वाले ब्लड वेसल्स बताओ, और ऑप्शन में आपके पास कुछ भी नहीं है करने के लिए लेकिन करना जरूर है, तो उसमें आपने आर्टरीज आंसर लगाना है। आर्टरीज है वो उसमें फिर एक्सेप्शन छोड़ देने हैं आपने। लेकिन जो रियल डेफिनेशन है, आर्टरीज ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती हैं बॉडी की तरफ, और वेन्स बॉडी से हार्ट की तरफ लेके आती हैं। तो जो आर्टरीज हैं, आर्टरीज से शुरू होता है और वेन्स पे ख़त्म हो जाता है। अब एक चीज़ देखो बीच में क्या क्या है। जो आर्टरीज हैं, आर्टरीज के बाद ये पाइप जो खून की नलियां हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटी छोटी नलियों में टूट जाती हैं, उन नलियों को बोलते हैं आर्ट्रियोल्स। आर्ट्रियोल्स, जब आर्टरी और ज़्यादा छोटी छोटी नलियों में बट जाती है उसको बोलते हैं आर्ट्रियोल्स। और जब आर्ट्रियोल्स और भी ज़्यादा छोटी छोटी नलियों में बिल्कुल बारीक, जिनमें से हो सकता है अपने एक बाल जो सिर का बाल होता है, हेयर होता है, वो भी क्रॉस ना कर पाए, उतनी छोटे छोटे पार्ट्स में, उतनी छोटी छोटी नलियों में टूट जाती है। एक बार में हो सकता है हमारी एक कोशिका, एक ब्लड सेल ही उनमें से क्रॉस कर पाए, तो उनको बोलते हैं कैपिलरीज। और कैपिलरीज आर्टरी और वेन्स का बिल्कुल बीच का साधन है। कैपिलरीज बिल्कुल बीच में है, सेंटर में, जहाँ से हमारी बॉडी की जो सेल होती हैं वो ऑक्सीजन लेती हैं। हमारी बॉडी की जो कोशिकाएं होती हैं, हमारी मसल की जो कोशिकाएं होती हैं, वो वहाँ से कैपिलरीज में से ऑक्सीजन को निकालती हैं, वहाँ तक ब्लड जाता है, ब्लड में ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन को वो जो हमारी मसल की कोशिकाएं होती हैं वो निकाल लेती हैं और वापस कार्बन डाइऑक्साइड को उसमें डाल देती हैं। तो कैपिलरीज होती हैं वो। तो आर्टरीज में से आगे क्या टूटी, जो ब्रांच टूटी, आर्ट्रियोल्स, और आर्ट्रियोल्स में से कैपिलरीज, और कैपिलरीज में से वापस फिर हार्ट की तरफ ब्लड जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि कैपिलरीज सेंटर पॉइंट है। तो वहाँ से जो जाएगा वो वेन्यूल्स में जाएगा, वेन्यूल्स फिर आगे कई सारी वेन्यूल्स जुड़ के वेन्स बनाती हैं, वेन्स, और ऊपर आके बहुत सारी वेन्स भी एक इन्फीरियर और सुपीरियर वेना केवा बनाती है, जो आपको ब्लू कलर में डायग्राम में दिखाई दे रही है। तो बच्चों ये था हमारा ब्लड सर्कुलेशन। ये आपने ध्यान रखना है ज़रूर कि आर्टरीज किसको बोलते हैं, आर्ट्रियोल्स किसको बोलते हैं, कैपिलरीज किसको बोलते हैं, वेन्यूल्स किसको और वेन्स किसको। तो हार्ट में से जो निकल के जाती है सबसे पहले ओर्टा, ये एक आर्टरी है, और आर्टरी भी आगे जाके छोटी छोटी आर्टरीज में टूटती हैं, फिर वो आर्टरीज हैं जो वो आर्ट्रियोल्स में टूटती हैं, और भी छोटी छोटी पाइप और भी छोटी छोटी ब्लड वेसल्स, खून की नलियाँ आर्ट्रियोल्स में। फिर मिड पॉइंट है आर्टरी का और वेन का, कैपिलरीज से वापस वेन्यूल्स में, वेन्यूल से फिर वेन्स में, वेन से फिर हार्ट में, हार्ट के चैम्बर में। तो इससे आगे जो आपका 6th पॉइंट है वो है डिक्रीज इन कोलेस्ट्रॉल। बच्चों ये देख पा रहे होंगे आप इस डायग्राम में बिल्कुल मिड में ऊपर आपको एक ब्लड वेसल, राउंड शेप में ब्लड वेसल दिया गया है, जिसमें छोटी छोटी अंदर वो भी दिखाई गई हैं, कोशिका ब्लड की सेल्स दिखाई गई हैं, आरबीसी, और साथ में येलो कलर का ब्लॉकेज है कुछ। एक दूसरा डायग्राम आप देखो, ये ब्लड वेसल्स हैं, इसके बारे में भी जिक्र करेंगे। ये देखो, ये डायग्राम आप देखो बच्चों, इसमें जो येलो कलर का ये एक ब्लड वेसल है हमारा, खून की एक नली है, चाहे ये आर्टरी हो चाहे ये वेन्स हो, कुछ भी हो सकती है, ब्लड वेसल है। इसमें ये रेड ब्लड सेल दिखाई गई हैं छोटे छोटे गोल गोल राउंड में, और ये जो येलो कलर का इसमें मैटर जमा हुआ है ये कोलेस्ट्रॉल है ये। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, उड़ जाता है, या जब हम विटामिन ई या सी यूज़ करते हैं, जो विटामिन ई होता है वो कोलेस्ट्रॉल को काटता है,
जो विटामिन सी होता है वो भी कोलेस्ट्रॉल को काटता है। तो जो प्रॉपर विटामिन का यूज़ करते हैं बहुत कम चांस है कि उनको हार्ट की कोई डिसीजेज होगी या कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आएगी। तो जो ये येलो कलर का है ये कोलेस्ट्रॉल है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं धीरे धीरे ये ख़त्म होता जाता है, यहाँ से कटना शुरू हो जाता है। तो जो 6th पॉइंट आपका दिया है डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल वो ये है। फास्ट रिकवरी पीरियड, जो आपका हार्ट है उसकी रिकवरी फास्ट हो जाती है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। उसकी जो रिकवरी पीरियड है, रिकवरी करने की स्ट्रेंथ है या रिकवरी करने का टाइम है वो फास्ट हो जाता है। फास्ट का मतलब है वो कम टाइम में ही अपनी रिकवरी कर लेता है, यानी कि बहुत देर में तो वो थकता है जब वो ट्रेंड हो जाता है और बहुत कम टाइम में वो अपनी रिकवरी कर लेता है। 8वां पॉइंट है आपका डिले फैटीग। यहाँ पे देखिए जो आपका 8th पॉइंट है डिले इन फैटीग या डिले फैटीग या डिले इन फैटीग, यानी कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं जो आपका हार्ट है वो देर से थकेगा, बहुत देर तक वो वर्क अपना करता रहेगा, यानी कि उसको फैटीग डिले होगी। इंक्रीज ब्लड फ्लो इन द बॉडी, 9th पॉइंट आपका इंक्रीज ब्लड फ्लो इन दी बॉडी। आप ये एक डायग्राम देखो, ये ब्लड वेसल है, ये सामने से काट के आपको दिखाया गया है, खून की नलियां हैं ये, और एक तरफ आपको थोड़ी सी नैरो दिखती है जो थोड़ी सी टाइट है, नैरो है, इसमें से ब्लड फ्लो कम होगा। लेकिन दूसरी तरफ डायलेशन है, वैसो डायलेशन है। वैसो का मतलब है ब्लड वेसल, डायलेशन का मतलब है डायलेट हो जाना, चौड़ा हो जाना, वाइड हो जाना, उसको डायलेशन बोलते हैं। अगर यहाँ पे लिखा होता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन तो उसका मतलब है नैरो हो जाना। तो एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो आपके ब्लड वेसल्स खुल जाते हैं, नैरो हो जाते हैं। आपने कभी वीडियो देखी हो कि या कोई एक्सरसाइज करने वाला पर्सन देखा होगा उसके आर्म पे, बाजू पे भी नसें दिखती हैं, उसकी ब्लड वेसल्स दिखती हैं। क्यों? क्योंकि वो ट्रेंड हो जाती हैं और वो वैसोडाइलेशन हो जाता है, उनका चौड़ी हो जाती हैं, उनमें से ब्लड फ्लो ईजीली हो जाता है, ईजी हो जाता है काफ़ी ब्लड फ्लो। तो एक्सरसाइज करने से आपके ब्लड वेसल वाइड हो जाते हैं जिसमें से ना तो कोलेस्ट्रॉल जमता और ब्लड फ्लो बहुत इजी रहता है, यानी कि बहुत आसानी से पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट करता रहता है। उसके बाद 10th पॉइंट है इंक्रीज ब्लड प्रेशर। बच्चों ये आप दूसरे तरीके से समझना इस पॉइंट को ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लेकिन इसको आप दूसरी सेंस में समझना, जो इसमें ब्लड प्रेशर दिया है वो सर्कुलेशन से रिलेटेड दिया है, लेकिन जो आप हाइपरटेंशन है वो डिक्रीज होता है, वो मतलब नॉर्मल लेवल पे आ जाता है, ना हम उसको डिक्रीज बोल लेंगे ना इंक्रीज बोल लेंगे। इंक्रीज ब्लड प्रेशर जो ये दिया है यानी कि ब्लड प्रेशर उसका नॉर्मल रहता है, इंक्रीज का मतलब तो यहाँ पे हाइपरटेंशन आ जाता है। जब ब्लड वेसल खुल जाते हैं तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर की जगह ब्लड फ्लो देते तो ज़्यादा अच्छा होता है, इंक्रीज इन ब्लड फ्लो ना कि प्रेशर। जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज की बात आती है तो वहाँ पे आता है हाइपरटेंशन, यानी कि बीपी हाई रहने लग जाता है, ऐसा नहीं है। इसकी जगह पे ब्लड फ्लो लिखें ज़्यादा बेटर है। नीचे है इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, हम कर चुके हैं 1 मिनट में जितना स्ट्रोक, यानी कि स्ट्रोक वॉल्यूम 1 बीट में, और फिर 1 मिनट में कार्डियक आउटपुट, ये हम कर चुके हैं। स्ट्रॉन्ग विल पावर, साइकोलॉजिकली हमारी विल पावर बढ़ जाती है, हमें पता होता है हमारी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है तो उससे विल पावर भी बढ़ती है। इंक्रीज टाइडल कैपेसिटी, बच्चों ये देखने की है टाइडल कैपेसिटी क्या होती है, वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, या डिक्रीज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है। 14th पॉइंट पे हम एक बार डिस्कशन करते हैं रेट ऑफ रेस्पिरेशन। 13 को अभी लेते हैं जस्ट इसके बाद। डिक्रीज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो 14वां पॉइंट है, यानी कि 1 मिनट में नॉर्मल जो एवरेज होती है वो 16 के आसपास होती है। कोई भी इंसान 1 मिनट में नॉर्मल 16 या 18 सांस लेता है, वो 16 या 18 बार। अगर उसके लंग्स बहुत अच्छे हैं, लंग्स उसके बहुत अच्छे हैं, हार्ट बहुत अच्छा है, ऑक्सीजन वो प्रॉपर दे पाता है, तो वो 16 की जगह 14 पे आ जाता है। यानी कि जितनी हवा वो 16 टाइम्स में लेता था, जितनी एयर, जितनी ऑक्सीजन, उतनी वो 14 बार में लेके अपना काम चला लेता है। 14 बार में ही उतनी ले लेता है वो, एक बार में लगभग 500 ml, 300 से 500 ml के बीच में, तो वो उतनी 13 टाइम्स में या 12 टाइम्स में ही ले लेता है। तो ये है डिक्रीज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि उसकी पर मिनट सांस लेने की दर में भी कमी आती है, क्योंकि उसके लंग्स का साइज बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो एक बार में ही बहुत ज़्यादा हवा सक कर लेता है।
इंक्रीज टाइडल कैपेसिटी बच्चों ये देखने की है। देखो ये डायग्राम आप देखो, इसमें शुरू में दिया हुआ है टोटल लंग कैपेसिटी। ये बच्चों डायग्राम है जो ब्लू कलर की लाइन है, इसमें डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, ये मानो पूरे लंग्स का स्पेस है, अंदर से लंग्स का स्पेस मान के चलो इसको कि स्पेस दिया है। टोटल लंग कैपेसिटी यानी कि जितनी हवा लंग्स के अंदर है टोटल, चाहे वो कैसे भी गई या हमारे सांस छोड़ने के बाद भी रह जाती हो, सारी को मिला के वो टोटल लंग कैपेसिटी है। इसके बाद बच्चों इसके बाद दिया हुआ टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम होती है नॉर्मल, जब हम सांस लेते हैं बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में जो हम सांस लेते हैं अप डाउन करते हैं वो टाइडल वॉल्यूम है। एक सांस में हम कितनी हवा ले लेते हैं या एक एक सांस में हम कितनी हवा लेते हैं कितनी छोड़ते हैं, तो वो हमारी टाइडल वॉल्यूम है। नॉर्मल नॉर्मल बिल्कुल, ना ही फोर्सफुली लेना है ना ही फोर्सफुली रिलीज करना है, तो वो टाइडल वॉल्यूम है। इसके बाद इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी कि एक नॉर्मल सांस में, ऊपर देख पा रहे होंगे आप पिंक कलर में, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो टाइडल वॉल्यूम, एक बार में हमने नॉर्मल सांस ले लिया, जब हम सांस ले चुके होते हैं उस टाइम हम और भी ज़्यादा सांस ले सकते हैं, और कितना ले सकते हैं उसके बाद टाइडल वॉल्यूम के बाद, यानी कि एक बार में हमने नॉर्मल सांस ले लिया उसके बाद हम कितना सांस ले सकते हैं वो हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। और इसके विपरीत, इसके अपोजिट दिया हुआ है टाइडल वॉल्यूम से नीचे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि नॉर्मल हमने सांस लिया, नॉर्मल ही हमने निकाल दिया, जितना हम रूटीन में लेते हैं निकालते हैं, निकालने के बाद आप ट्राई करना कि और कितना निकाल सकते हो, वो आपका एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है जो रह जाता है। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम नॉर्मल निकालने के बाद आप और कितना निकाल सकते हो फोर्सफुली, और उसके बाद भी आपने फोर्सफुली भी निकाल दिया, उसके आगे आपकी कैपेसिटी नहीं है कि निकाल पाओ, उसके बाद भी हमारे ट्रैक सिस्टम में, डाइजेस्टिव ट्रैक में भी, रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी कुछ हवा रह जाती है, उसको डेड स्पेस एयर बोलते हैं। रेजिडुअल वॉल्यूम नीचे लिखा हुआ है, उसको आप रेजिडुअल वॉल्यूम या डेड स्पेस एयर बोल सकते हैं, तो वो रेजिडुअल वॉल्यूम है आपकी। और बिल्कुल लास्ट में वाइटल कैपेसिटी दिखाई गई है येलो कलर में। वाइटल कैपेसिटी आप इसमें देखो, डेड स्पेस एयर को छोड़ के, यानी कि फोर्सफुली आपने वॉल्यूम लेनी है, फुल सांस आपने लेना है जितना आप ले सकते हो मैक्सिमम, और फिर मैक्सिमम आपने निकाल देना है जो आपने सांस निकाला है। मान के चलो आपने फोर्सफुली सांस ले लिया, फोर्सफुली जितना आप सांस भर सकते हो अपने लंग्स के अंदर उतना आपने हवा खींची, और उसको एक गुब्बारे में डाल दो आप, एक सांस में मैक्सिमम जितनी उसके अंदर डाल सकते हो, तो वो जो गुब्बारे के अंदर हवा आपने डाली फोर्सफुली लेके और फोर्सफुली डाली, वो आपकी वाइटल कैपेसिटी है। तो बच्चों उसमें दिया गया था कि आपकी टाइडल कैपेसिटी इंक्रीज होती है 13th पॉइंट में, जिसका हमने डिस्कशन किया था कि इसके बाद करेंगे, उसमें दिया हुआ है इंक्रीज इन टाइडल कैपेसिटी। तो आपकी जो टाइडल कैपेसिटी है, नॉर्मल सांस लेने की दर है, मान के चलो आप 300 ml लेते हो एक सांस में, तो आपकी 350 या 400 ml हो जाएगी अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि लंग्स का साइज बढ़ जाता है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो वो हवा अपने आप ही अंदर ज़्यादा सक करेगा। ज़्यादा सक, SUC के सक का मतलब चूसना, अपने अंदर एब्जॉर्व करना, तो टाइडल वॉल्यूम आपकी इंक्रीज हो जाती है, साथ में वाइटल कैपेसिटी भी आपकी इंक्रीज हो जाती है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है, टोटल लंग कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाती है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाती है, रेजिडुअल वॉल्यूम यानी कि डेड स्पेस एयर भी इंक्रीज हो जाती है। तो ये सारे के सारे पॉइंट इसमें कवर हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है 15 स्ट्रेंथन्स डायफ्राम एंड मसल्स। डायफ्राम, मेरे डायफ्राम क्या होता है ये चीज़ देखने की है। डायफ्राम होता है हमारे लंग्स के नीचे एक मसल होता है जिसकी सहायता से हम सांस लेते हैं। इस डायग्राम में आप देखो, ये हमारा लंग्स है, साथ में अल्वियोली हैं, अल्वियोली का भी जिक्र हम करेंगे। ये हमारा लंग्स है, लंग्स के बिल्कुल नीचे देखो, बॉटम में, बिल्कुल बॉटम में, यहाँ पे उस मसल को दिखाया नहीं गया, आप इसकी शेप अपने माइंड में बनाओ और अगले डायग्राम को देखो। ये लंग्स है और लंग्स के बिल्कुल नीचे ये मसल होता है, इसको डायफ्राम बोलते हैं।
डायाफ्राम बच्चों, जो मसल डायाफ्राम है इसका नाम, डाया का मतलब होता है अपार्ट, अपार्ट, फ्राम का मतलब होता है दो पार्ट्स में डिवाइड करना। यानी कि डायाफ्राम का जो टोटल एक अर्थ निकलता है वो निकलता है कि किसी भी चीज़ को या हमारी बॉडी को या किसी भी चीज़ को दो पार्ट में डिवाइड जो कर दे उसको डायाफ्राम बोलते हैं। तो इस मसल, ये मसल हमारी पेट में होता है, लंग्स के बिल्कुल नीचे और हमारे इंटेस्टाइन के ऊपर, स्टमक के ऊपर। तो ये हमारी बॉडी को यहाँ से मानते हैं कि इसने प्रॉपर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ऊपर और नीचे, ये बिल्कुल सेंटर में होता है। ये मसल जब सांस लेना होता है हमें तो ये मसल सेंटर में से नीचे चला जाता है, बिल्कुल सेंटर में से नीचे चला जाता है, जिससे हमारा पेट जब फूलता है, सांस लेते हैं तो पेट थोड़ा सा फूलता है क्योंकि लंग्स के अंदर सांस भर जाती है और डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है। और जब सांस रिलीज करना होता है तो डायफ्राम दोबारा से फिर इसी शेप में आ जाता है, जिस शेप में आपको दिखता है, ऊपर आ जाता है। तो ये डायफ्राम मसल है, ये एक्सरसाइज करने से मजबूत हो जाता है। 15th पॉइंट में ये दिया गया, स्ट्रेंथन डायफ्राम एंड मसल्स, यानी कि और भी जो कोस्टल मसल हैं जो सांस लेने में हेल्प करते हैं। इस डायग्राम में नहीं दिखाया, लेकिन आपकी जो ऊपर की दो रिब्स हैं, आप टॉप में देखो, बिल्कुल जो आपकी छाती की हड्डियां हैं ऊपर वाली दो, इनमें छोटे छोटे मसल होते हैं, इन बोनों के साथ आपस में अटैच होते हैं, उनको इंट्राकोस्टल मसल बोलते हैं, इंट्राकोस्टल, एक्स्ट्राकोस्टल। तो ये मसल भी चेस्ट को एक्सपेंड करते हैं, चेस्ट को खोलते हैं सांस लेने के लिए। यानी कि जब ये मसल भी रिब्स को बाहर की तरफ खींचते हैं, डायफ्राम चेस्ट में नीचे की तरफ हो जाता है तो अंदर स्पेस बढ़ जाता है, जिससे बाहर की हवा नाक के द्वारा या मुंह के द्वारा अंदर लंग्स में चली जाती है। तो ये मसल भी स्ट्रॉन्ग होते हैं एक्सरसाइज करने से। नेक्स्ट पॉइंट आप देखो, डिले इन सेकंड विंड। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, डिले इन सेकंड विंड। बच्चों सेकंड विंड क्या होती है ये चीज़ देखने की है। आप कभी रनिंग करके देखना, आधा घंटा आप टारगेट लेना कि मेरे को 30 मिनट्स की या 40 मिनट्स की रनिंग करनी है, तो 10, 12 या 15 मिनट के बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा, ऐसा टाइम आएगा कि आपको फील होगा कि मैं बहुत बुरी तरह से थक चुका हूँ। आपका मन करेगा कि मैं रुक जाऊँ, चाहे वो 10 मिनट के बाद आओ, 20 मिनट के बाद आओ, 25 मिनट के बाद आओ, आपका मन करेगा कि मैं रुक जाऊं। लेकिन अगर आपकी विल पावर मजबूत है, विल पावर स्ट्रांग है और टारगेट आपको ध्यान है कि नहीं मुझे 30 मिनट या 40 मिनट ही करना है, या 1 घंटे का टारगेट है तो 1 घंटा ही करना है, तो आपको लगेगा कि नहीं करना ही करना है चाहे कुछ भी हो जाओ, तो आप उस फेज़ को पार कर जाओगे। और उस फेज़ को पार करने के बाद एक ऐसा फेज़ आएगा कि जिसमें आपको लगेगा कि अब थकावट कम है पहले के मुकाबले। बीच में ज़्यादा थकावट आई थी, बीच में रुकने का मन था, लेकिन उसमें आपका रिदम बन जाता है। जो वो फेज़ आता है उसको सेकंड विंड बोलते हैं। सेकंड विंड यानी कि एक बार बीच में बुरी तरह से थकने के बाद लगता है कि अब रुकना चाहिए और थोड़ा और हौसला करते हैं, फिर विल पावर हमारी अगर स्ट्रॉन्ग है वो हमें आगे तक लेके जाती है और लगता है कि नहीं अब ऐसी बात नहीं है कि मैं रुक जाऊं, अब लगता है कि टारगेट पूरा करके ही रुकना चाहिए। तो वो सेकंड विंड होती है जब दोबारा से आपकी बॉडी नॉर्मल हो जाती है, यानी कि उसको रिकवर कर लेती है। तो जो सेकंड विंड होती है अगर आप एक्सरसाइज डेली करते हो तो उसमें डिले आती है, यानी कि जो आपका थकावट वाला फेज़ है वो जल्दी नहीं आएगा, वो बहुत देर में आएगा, बहुत देर में आएगा। तो इसलिए इसमें लिखा है डिले इन सेकंड विंड। आगे है प्रिवेंशन फ्रॉम डिसीजेज। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका हार्ट या आपका रेस्पिरेशन ट्रैक पूरा का पूरा डिसीजेज फ्री रहता है, यानी कि जो स्टमक डिसीज, आप बिल्कुल राइट साइड में देखो स्क्रीन पे हार्ट का डायग्राम है और थोड़ा सा ब्लैक दिया है नीचे से, और उसके नीचे वाला है वो कम ब्लैक दिया है, जो ऊपर ब्लैक दिया है स्टमक डिसीजेज है जिसमें हार्ट अटैक आता है, उसका साइन है, तो ये कम आता है। एक चीज़ और आप और देखो, ये डायग्राम आप देखो एक बार, इसमें हार्ट बीट ऐसे बनती है, आपने कभी टीवी में देखा होगा, मूवीज़ में दिखाते हैं या कहीं भी टीवी पे आपने देखा हो ये इसको एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें जो वेव्स हैं पी, आप लेफ्ट साइड में देखो जो ब्लू कलर की लाइन है, डार्क लाइन है, इसमें पी पी लिखा हुआ है बीच में रेड कलर में पी, फिर नीचे है थोड़ा सा आगे आगे इसी लाइन पे क्यू,
ऊपर जाके टॉप में आर है, फिर नीचे आके बिल्कुल क्यू के पास एस है, फिर इसी लाइन पे आगे चले जाते हैं, टी है, यू है, दोबारा से फिर पी आ जाता है। तो बच्चों इसमें देखो जो पी क्यू आर एस टी ये वेव बनते हैं, पी क्यू वेव है, क्यू आर एस वेव है, एस टी वेव है, टी यू अलग से वेव हैं। इन वेव का अलग अलग है, ये कब बनती है, जो पी से क्यू तक है, पी से क्यू तक जब आपके चैम्बर में हार्ट फिल होने को होता है, यानी कि जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो चुका होता है, यानी कि उसमें ब्लड उसने बॉडी में इजेक्ट कर दिया, उसके बाद वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है बॉडी से, तो पी क्यू वो फेज है। और क्यू आर एस वो फेज है जिसमें आपका लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन में आता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और पूरे के पूरे ब्लड को या स्ट्रोक वॉल्यूम को बॉडी में इजेक्ट करता है, वो क्यू आर एस फेज होता है। और एस के बाद जो आप थोड़ा सा देख रहे हैं एस और टी के बीच में, एस और टी के बीच में एस के पास थोड़ा सा रिलैक्सेशन का फेज है, जब ना तो ब्लड जाता है ना ब्लड आता है, हल्का सा क्या नाम 0.3 सेकंड के लिए हमारा हार्ट रिलैक्स करता है। तो जो एस के बाद 2 पॉइंट दिए हैं इसमें, एस टी सेगमेंट के पास एक जे पॉइंट है, दोनों जे पॉइंट दिए हैं, J60 और जे पॉइंट। जो एस के और जे के बीच में पॉइंट है, ये लाइन है, यहाँ से पता चलता है कि इसको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आएगी या आई है। यानी कि पूरे ग्राफ पे जो एस के बाद लाइन है, एस और टी के बीच में मेनली जे पॉइंट के पास, यहाँ से पता चलता है कि इसको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ सकती है या आ चुकी है। तो जो एस टी फेज है वो एस के पास रिलैक्सेशन का है, टी यू के पास दोबारा से फिलअप का है, उसके बाद फिर दोबारा से यू के बाद पी क्यू आर एस वेव बनती है और वेव ऐसे ही बनती चली जाती है। तो ये वेव हैं, पी वेव, क्यू वेव, आर वेव, एस वेव, ये पूरी पी क्यू आर एस टी यू वेव बनती हैं। इससे पता चलता है हार्ट की पूरी एफिशिएंसी का। इसके बाद बच्चों एक पॉइंट और इन्वॉल्व करते हैं, आपका पॉइंट है 18वां पॉइंट में दिया गया है प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉम डिसीज के बाद इंक्रीज इन एंड्योरेंस। एंड्योरेंस हम कर चुके हैं, एंड्योरेंस होती है वो क्षमता अपने हार्ट की या लंग्स की, वो क्षमता जिसमें हार्ट या लंग्स बिना थके या हमारी बॉडी बिना थके देर तक काम कर पाए या थकावट की हालत में भी देर तक काम कर पाए, उसको एंड्योरेंस बोलते हैं। इसमें इंक्रीमेंट आती है। और एक पॉइंट लिखा हुआ है 19वां, पैसिव अल्वियोलिस बिकम्स एक्टिव। 19वां पॉइंट बच्चों आप नोट करो, पैसिव अल्वियोलिस बिकम्स एक्टिव 19वां पॉइंट है। और आगे है इंक्रीज इन साइज ऑफ लंग्स एंड चेस्ट, सिंपल है, लंग्स का और चेस्ट का साइज इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज इन वाइटल एयर कैपेसिटी जो हम कर चुके हैं। 19वां पॉइंट देखो, पैसिव अल्वियोलिस बिकम्स एक्टिव। एक मैंने डायग्राम लगाया है, ये आप लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे लंग्स है और राइट साइड में अल्वियोली है, और एक छोटा सा तीर का निशान आपने देखा होगा, छोटा सा एरो बना हुआ है, पतला सा बिल्कुल मार्क, जो अल्वियोली वाले डायग्राम को लंग्स के साथ जोड़ता है। तो जो ये सर्कल में अल्वियोली दिखाई गई है, बहुत छोटा सा पार्ट है, ये बहुत छोटा सा लंग्स में, यानी कि मिलियन की संख्या में अल्वियोली हैं एक लंग्स में, 7 मिलियंस के आसपास आप मानो, इतनी ज़्यादा अल्वियोलीज की संख्या होती हैं। और अल्वियोलीज का काम क्या होता है, ये अल्वियोलीज जैसे मैंने कैपिलरीज बताई थी आपको कि कैपिलरीज मसल्स तक जब जाती हैं, मसल्स के अंदर से कैपिलरीज होके आती हैं, ब्लड उनके अंदर से जाता है, तो मसल उनमें से ऑक्सीजन को ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को कैपिलरीज में डाल देता है। जो कैपिलरीज दोबारा से वेन्स के माध्यम से, वेन्यूल्स और वेन्स के माध्यम से हार्ट में डाल देती हैं उस ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड को, और वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लंग्स में आ जाता है। लंग्स में आने के बाद जो आप अल्वियोली के पास ये देख रहे होंगे ब्लू कलर की लाइनें, ब्लू कलर के लाइनें आप देख रहे होंगे, ये ब्लड वेसल्स हैं और ये कैपिलरीज के माध्यम से यहाँ पे जुड़ती हैं। कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और ये अल्वियोली के साथ अटैच होती हैं। अल्वियोली उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड तो निकाल लेती है और साथ में जो कैपिलरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं उनमें से ऑक्सीजन निकालती है। ऑक्सीजन को तो दोबारा ब्लड में डाल देती है और CO2 को वापस हमारे लंग्स में
यानी कि जो हम एक्सेल करते हैं, जो हम सांस को बाहर छोड़ते हैं, उसमें डाल देती है। तो ये अल्वियोलीज का काम है। अल्वियोली क्या होते हैं? अल्वियोली छोटे छोटे डिब्बे होते हैं, छोटे छोटे सैक इनको बोलते हैं, SAC सैक। बहुत सारे सैक्स होते हैं ये, SAC। तो ये जो छोटे छोटे डिब्बे होते हैं, इनका काम ये होता है कि ये ब्लड में से CO2 को निकाल के लंग्स में डाल दें ताकि वो बाहर आ जाए, और जो लंग्स में ऑक्सीजन गई है उस ऑक्सीजन को लंग्स में से खींच के ब्लड में डाल दें, जो कैपिलरीज इनके साथ हैं ब्लड में डाल दें ऑक्सीजन को, ताकि वो पूरी बॉडी में चला जाए। तो अल्वियोलीज का काम है ब्लड के अंदर ऑक्सीजन डालना लंग्स में से लेके, और ब्लड में से CO2 को लेके, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके लंग्स में डाल देना, ताकि हम उसको एक्सेल कर सकें, बाहर निकाल सकें। तो बच्चों ये आपकी पूरी की पूरी यूनिट थी। आप इसको दूसरी टाइप से भी डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि एक आप दे सकते हैं शॉर्ट टर्म इफेक्ट, एक दे सकते हैं आप लॉन्ग टर्म इफेक्ट। जो शॉर्ट टर्म इफेक्ट है उसमें आप लिख सकते हैं, मैं हाईलाइट बता देता हूँ, थोड़ा अच्छा मेथड है वो भी, कि आपकी जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाती है। यानी कि जब आप एक्सरसाइज करते हो, एक्सरसाइज करते ही क्या इफेक्ट पड़ते हैं, एक तो आपने वो लिखने हैं शॉर्ट टर्म, यानी कि साथ ही साथ हार्ट रेट आपकी बढ़ जाती है, ब्रीथ रेट जो आपकी है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, ब्लड फ्लो है आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ब्लड फ्लो तेज़ होता है, यानी कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, ब्लड की विस्कोसिटी कम हो जाती है। ब्लड की विस्कोसिटी लॉन्ग टाइम में भी कम होती है। बच्चों विस्कोसिटी क्या होती है? ब्लड का गाढ़ापन, ब्लड कितना गाढ़ा है उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है, यानी कि गाढ़ापन कम हो जाता है। जितना गाढ़ापन कम होगा वो उतने अच्छे से ही फ्लो कर पाएगा ब्लड। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ब्लड हमारा पतला होना चाहिए, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा ना हो। तो ये आप शॉर्ट टर्म इफेक्ट लिख सकते हो, यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जो वो ब्लड प्रेशर दिखा है बढ़ जाता है। आप इसमें पॉइंट में आपने नोट किया होगा 10th पॉइंट, ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट है। तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट में आपको नहीं लिखना कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है और ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट में आपने लिखने हैं कि कार्डियक हाइपरट्रोफी हो जाती है, लंग्स की हाइपरट्रोफी हो जाती है, ब्लड वेसल्स की डायलेशन वैसोडायलेशन हो जाते हैं। तो इस प्रकार के पॉइंट आपने लिखने हैं। इनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, विल पावर बढ़ जाती है, डिले इन सेकेंड फैटिग हो जाती है, शॉर्ट टर्म में आएगा। तो इस प्रकार से भी आप इसको डिवाइड कर सकते हो। तो बच्चों जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक्सरसाइज के मस्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।